हेलो गाइस, ब्रह्म गुरुकुल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल का जो 5 मार्च का जो पहला शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस है। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसका एनालिसिस है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे देखते जाएं और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे जिसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है उस तक पहुंच जाए। ठीक है, एक अच्छी एनर्जी के साथ देखेंगे पहले क्वेश्चन को। क्या है? 86वां संविधान संशोधन किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? भाई मैंने कहा कि जितने भी संशोधन है सारे पढ़ लो। आरपीएफ कांस्टेबल का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, भाई एग्जाम में आना ही है सारे संशोधन और आर्टिकल। मैंने दो चीजें इतनी पूछी जा रही हैं, इतनी पूछी जा रही हैं, फिर भी आप पढ़ के नहीं जा रहे, तो सारे बच्चे इसको पढ़ लो। 86वां संविधान संशोधन किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? भारत के संविधान के 86वां संशोधन संविधान के अधिनियम 2002 किसके तहत जोड़ा गया? तो 2002 के तहत जोड़ा गया। बस इतना याद रखो, जोड़ा गया। इस अधिनियम के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। साथ ही माता पिता को अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर देने का कर्तव्य बनाया गया। तो कहने का मतलब है कि 86वां संविधान संशोधन में क्या है? तो 86वां संविधान संशोधन में जो 6 से 14 साल के बच्चों के उनको क्या है? शिक्षा का अधिकार। उनके माँ बाप को कहा कि इनको पढ़ाना ही है। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया था? ये 2002 में। ठीक है, याद रखना। तो भाई मैंने कहा ना, संशोधन अगर टाइम है संशोधन पढ़ लो। अगला देखो भाई, मैंने कहा पंचवर्षीय योजना, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है सब पढ़ लो। देखो दूसरी पंचवर्षीय, इससे पिछले पहले आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछा था कि नहीं? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भाई, ये पूछा है। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के स्टील प्लांट लगाए गए थे। कोयले का उत्पादन भी बढ़ाया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का है कि उसमें जो उद्देश्य था वो था बुनियादी और पूंजीगत उद्देश्य को क्या कर था? बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत क्या जो भलाई और दुर्गापुर और राउरकेला में क्या हुआ था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट लगाए गए थे, जिससे क्या है? कोयले का उत्पादन अच्छा हो सके। ठीक है, कोयला कोयला उत्पादन को बढ़ोतरी करना था। ठीक है, तो याद रखना क्या था उद्देश्य। इसके बाद देखो भाई, वेग का सूत्र, मैंने कहा वेग का सूत्र, मात्रक, ये दोनों चीजें बिल्कुल बेसिक पूछ रहा। तो वेग का सूत्र होता है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, और टाइम। ठीक है, एस टी। ठीक है, बी बराबर एस टी इज द राइट आंसर। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप कहोगे सर आप तो आंसर बता रहे हैं और डायरेक्ट। देखो आपको क्या है कि आप इन पे बेस्ड पढ़ाई ज्यादा करो, जितने भी मैंने अभी तक सॉल्यूशन दिए हैं। अगला क्वेश्चन, शर्करा में अल्कोहल मिलने पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है, ये बताना है। तो शर्करा में अल्कोहल मिलने पर किण्वन की प्रतिक्रिया होती है। किण्वन प्रतिक्रिया पढ़ी होगी हाई स्कूल में आपने, अभी भी पढ़ी होगी। किण्वन प्रतिक्रिया कब होती है? जब शर्करा में क्या होता है? अल्कोहल मिल जाता है। तो क्या किण्वन की प्रक्रिया? यह एक जैविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शर्करा के अणुओं को ईस्ट और जीवाणु जैसे रोगाणुओं की मदद से एथिल अल्कोहल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। तो समझ गए, यह प्रतिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, तो किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया शर्करा, भैया शर्करा और किसको ऐड कर देते हैं? अल्कोहल को ऐड कर देते हैं। किसको? अल्कोहल को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाती है? किण्वन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, समझ गए? हाँ, चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो बैसाखी त्योहार है वो किस राज्य में? भाई सबको पता है बैसाखी त्योहार पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर मनाया जाता है। यूपी के जो पश्चिमी एरिया है उसमें। तो बैसाखी का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, देखो जितने मैंने कहा था महोत्सव उत्सव एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और फेस्टिवल, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा यह त्योहार, देखो अगर वैसे पूछ लिया तो जम्मू कश्मीर जिले अगर, ठीक है, बिहार में भी है और बांग्लादेश में भी, लेकिन आपको मेनली याद रखना है पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, समझे इतनी बात को? चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाई जब दो नदियां ऐसी निकलती हैं तो उनके बीच की जो जगह होती है या बीच में जो जगह होती है, राइट, कहते हैं ना कि यहाँ से गंगा ही है, यहाँ से यमुना ही है। अब उनके बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोआब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो वो दोआब क्षेत्र होता है। ठीक है, याद रखना, दोआब क्षेत्र। ठीक है, मैंने सारे एनालिसिस करवाए हैं, पूरा चैनल में डला है, सब पढ़ लो एग्जाम देने से पहले, जिसका आज एग्जाम है। राइट, यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया। दोआब, देखो दोआब शब्द कहाँ फारसी भाषा का है? दोआब शब्द का शाब्दिक अर्थ है दो निकाय। ठीक है, दो निकाय।
चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? वैश्वीकरण का तात्पर्य है दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, समाज और संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों को का आपस में जुड़ना। देखो वैश्वीकरण क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था होती है, समाज होती है, संस्कृति होती है, राइट, हाँ संस्कृतियां होती हैं और राजनीतिक प्रणालियां होती हैं, ये सब आपस में जुड़ जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की वजह से दुनिया भर में वस्तु, सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और धन का आदान प्रदान हाँ तेजी से होने लगा है। ठीक है, तो वैश्वीकरण में सारी चीजों का आदान प्रदान एक तरीके से जल्दी होने लगा है। तो वैश्वीकरण का मतलब समझ लो। अब इसके बाद आर्थिक सुधार नीति कब लागू की गई? भाई साहब आर्थिक सुधार नीति आपको पता है, याद कर लो, डॉक्टर कौन से? हाँ चलो मैं बता देता हूँ। भारत के आर्थिक सुधार मंत्री सुधार नीति जुलाई 1951 में। ठीक है, याद रखो, आपको डेट याद रखना, तो आपको जुलाई, ठीक है, जुलाई 1951, वो 91, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, 91 में लागू हुई थी। इसे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, हाँ पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह याद आ रहा था मुझे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको शुरू किया था। ये उस टाइम वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 21वां संविधान संशोधन। देखो 86वां संविधान संशोधन उधर पड़ा, 21वां संविधान संशोधन किसके तहत जोड़ा गया? भाई 21वां संविधान संशोधन संविधान अधिनियम 1967 के तहत जोड़ा गया था। इस संविधान के जरिए सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसके? 21वीं संविधान किसमें? 8वीं अनुसूची में, ये याद रखना है। किसमें? 8वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखना सिंधी भाषा वो जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में और 21वीं संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये 1967, ठीक है 1967, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाई राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में है बताना है। तो भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है, मैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं, है कि नहीं, शामिल है। यह कितने आर्टिकल 36 से 51? मैंने बोला ना, मैंने बोला कि आर्टिकल कितना पढ़ना भाई आपको, 1 से लेके 50। भाई पढ़ लो अच्छे से, मिलते हैं, हर एग्जाम में आ रहे, हर एग्जाम में आ रहे भाई, छोड़ो मत। ठीक है, समझे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर कौन सी रीट जारी करता है? भाई जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाता है तो कौन सी रीट कौन जारी करता है और किस आर्टिकल के तहत? तो भाई दोनों लोग रीट जारी कर सकते हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों लोग रीट को जारी कर सकते हैं। जो उच्च न्यायालय करता है वो आर्टिकल 226, मैंने देखो यहां क्वेश्चन आज के में घुमाया गया, वहां ये पूछा गया था कि 32 और 226 क्या दोनों सेम है? ये कल के क्वेश्चन है भाई, सोचो, देखो वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। तो याद रखो आर्टिकल 226 और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, रीट जारी करता है और 226 के तहत उच्च न्यायालय, ठीक है, ये रीट जारी करता है। किसके लिए? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो दोनों याद रखना, और कल के क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन आया था, तो भाई पढ़ लो, समझे। चलो आज के लिए देखो, आज के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। तो मैंने कहा कि आज के लिए आज जितने क्वेश्चंस कराए इन पे बेस्ड, अगर आपको टाइम है तो इन पे बेस्ड आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, अब रही रीजनिंग की बात, भाई सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बता सकता हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं ला सकते, बता सकते कि कौन सा पोर्शन, भाई रीजनिंग, ठीक है, ये याद रख लो। सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग बहुत पूछी जा रही है भाई, नंबर सीरीज, ये दो चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जा रही है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, और नंबर सीरीज, ये दोनों पोर्शन अच्छा पूछा जा रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछा जा रहा है बहुत अच्छे वे में, ठीक है, ये याद रखो। और रीजनिंग का जितने जो मेनली टॉपिक हैं, देखो अभी क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं आए, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि इनका आने के चांसेस है, क्योंकि सबको आता है, राइट। तो ये हो गया, तो इसको याद रखना, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैथ का देखा तो मैथ में जो मेनली टॉपिक है जैसे परसेंटेज, ठीक है, सीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सीआई पढ़ के जाना। सीआई से पता है 4 क्वेश्चन आए, सोचो। और इसके बाद सीआई हो गया, परसेंटेज, हाँ पाइप एंड सैटन, इसका क्वेश्चन छूट ही नहीं रहा, इसके क्वेश्चन आ ही रहे पाइप एंड सैटन के, तो भाई उसको लगा के चले जाना, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? सीआई हो गया, परसेंटेज हो गया, और पाइप एंड सैटन हो गया, और क्या बचा? हाँ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भाई। और मैथ का बता दे रहा हूँ,
हर वाले वीडियो में मैंने एक ही बात कही है, भाई मैथ में 4 से क्वेश्चन वो फंसाएंगे आपको, बस ये बात याद रखना। 4 से 5 क्वेश्चन आपको फंसाया जाएगा, फंसना नहीं है। ओके, समझिए इतनी बात को, फंसना नहीं है, उनको छोड़ देना तुरंत। लगा टाइम 1 मिनट से ज्यादा गया किसी क्वेश्चन में, उसको छोड़ो, बन भी रहा हो तब भी छोड़ो, ठीक है, क्योंकि हमें और क्वेश्चनों में टाइम देना ना, ठीक है। तो आज इतना ही। अब अगली जो शिफ्ट का आएगा तो मैं तुरंत बताऊंगा, जितनी जल्दी से कोशिश होगी, ठीक है। हाँ।